अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ इंग्लिश सीएसएस के इंग्लिश एसए के सब्जेक्ट के बारे में। तो ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें फेलियर रेशो बहुत ज़्यादा है। अगर हम इवन ईयर्स की बात करें 2012, 14, 16, 18 इनके कंपैरिजन के अंदर जो ऑड ईयर्स हैं 2013, 15, 17 इनमें फेलियर रेशो बहुत ज़्यादा रहा है। बच्चे जो होते हैं हमारे सीएसएस एस्पायरेंट्स जो होते हैं वो क्योंकि 12 सब्जेक्ट्स हैं सीएसएस के, तो वो 12 सब्जेक्ट्स पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं। तो इस सब्जेक्ट को एक तो सबसे सीरियस लेते नहीं हैं। एक तो इसका ये फैक्टर है फेलियर का, जो कि बहुत ही कॉमन फैक्टर है। तो अगर हम 2013 से पहले की बात करें, जो दूसरी रीज़न है इस सब्जेक्ट के फेलियर की, अगर हम 2013 से थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो जो हमारा एग्ज़ामिनर था, एग्ज़ामिनर जो है वो इस तरह के एसेस देता था जैसे रोल ऑफ मीडिया इन द कंट्री। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड से टॉपिक देता था जिसमें आपने जो है कॉजेज़, इफ़ेक्ट्स और रेमेडीज़ लिख देने होते थे और आपका जो ऐसे होता था वो क्लियर हो जाता था। लेकिन 2013 के बाद ऐसा क्या हुआ कि फेलियर रेशो जो है वो इंग्लिश ऐसे राइटिंग की बहुत बढ़ गई। अब जो एग्ज़ामिनर है उसके हाथ टाइट हैं। आपको पता है कि वक्त के साथ साथ जो है वो जो सीएसएस एस्पायरेंट्स की तादाद है वो बढ़ती जा रही है। तो उसी तरीके से अब सबको पास करना बहुत मुश्किल है। तो जो हमारी जो सीट्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग जो है वो एलोकेशंस होती हैं। बहुत सारे बच्चे तो सीएसएस भी पास कर जाते हैं लेकिन इंटरव्यू में रह जाते हैं। तो थोड़ा सा मेरिट को हाई करने के लिए उसने एसए को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, उसमें से थोड़ी सी चेंजिंग कर दी। उसने क्या किया, पहले जो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड सा टॉपिक देता था उसने उसको चेंज करके उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके दो चीज़ों को आपस में कंपेयर कर दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल, डेमोक्रेसी एंड मैस इलिटरेसी कैन नॉट मूव टुगेदर। अब इसके अंदर आप देखें कि डेमोक्रेसी और मैस इलिटरेसी की बात हुई है, उसने दो चीज़ों को आपस में कंपैरिजन कर दी। पहले जो हमारी एक ट्रेडिशनल अप्रोच थी टू द पॉइंट तैयारी करने की, कॉजेज़, इफ़ेक्ट्स और रेमेडीज़ को, यानी कि एक ऐसे आया आपके पास मीडिया का रोल लिखें तो आपने उसके कॉजेज़ लिख दिए, इफ़ेक्ट्स लिख दिए और रेमेडीज़ लिख दी। अब इसके अंदर दो चीज़ों का जब कंपैरिजन आया, डेमोक्रेसी एंड मैस लिटरेसी, तो कुछ बच्चों ने डेमोक्रेसी के इफ़ेक्ट्स और कॉजेज़ और उसके जो है रेमेडीज़ लिख दिए, तो कुछ ने मैस इलिटरेसी के ऊपर लिख दिया। तो इस तरह तो एग्ज़ामिनर ने उनके जो ऐसे थे वो बिल्कुल ही गलत कर दिए, तो वो जो है बिल्कुल फेल हो गए। तो और आफ्टर 2013 जब ये काम शुरू हुआ कंपैरिजन का, तो हमारे जो टीचर्स थे बहुत से, उनकी जो ट्रेडिशनल अप्रोच थी, जो कि तैयारी कराने का तरीका था, चूँकि वो अपडेटेड नहीं थे, तो बच्चों ने भी उस वक्त शुरू में के मराइल चल रहे थे, तो जो 5 ईयर पेपर्स थे उनकी बेस के ऊपर और मज़ीद उनको जो गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई थी उस बेस के ऊपर उन्होंने उसी अप्रोच को सामने रखते हुए तैयारी शुरू कर दी। तो जब उस तरह उन्होंने तैयारी की तो एग्ज़ाम में जाके उन्होंने 3-4 सफ़े भर दी। 3-4 सफ़े भरने का ये नतीजा निकला कि उनका जो ऐसे था वो बिल्कुल ही गलत हो गया। और इस तरह जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स इसी चीज़ के अंदर, इसी सब्जेक्ट्स के अंदर फ़ेल हो रहे हैं। तो ये उसकी एक दूसरी वजह थी जो मैंने आपको बताई है। और जो तीसरी मेन वजह इस चीज़ की ये है कि आप स्टेटमेंट को ही नहीं पढ़ते। जब आप ऐसे लिख रहे होते हैं, कोई ऐसे लिखने से पहले आपको चाहिए कि आप उसकी स्टेटमेंट को पढ़ें। और इस ऐसे लिखने की कुछ स्ट्रेटजीज़ होती हैं जो वक्त के साथ साथ मैं आपसे डिस्कस करूँगा आगे आने वाले तमाम लेक्चर्स के अंदर। मैं इस ऐसे की जो स्ट्रेटजीज़ हैं, इन स्ट्रेटजीज़ के ऊपर भी ज़रूर बात करूँगा। लेकिन जो सबसे पहले जो मैं ये बताना आपको ये चाह रहा हूँ, जो मैंने पीछे इतनी बातें की हैं उसमें मैं जो आपको पॉइंट्स बताना चाह रहा हूँ, आप उन पॉइंट्स को अपने दिमाग में नोट डाउन कर लें कि ऐसे को लिखने से पहले उसकी स्टेटमेंट लाजमी पढ़ें। स्टेटमेंट जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तो आपके पास एक ऐसे आया, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया डेमोक्रेसी एंड मैस इलिटरेसी की, तो अब इसमें दो चीज़ें हैं। आपके पास ऐसे आया, आपने उसको उठाया और लिख दिया। आपने स्टेटमेंट ही नहीं पढ़ी कि उसने पूछा क्या है। उसके अंदर आया कि आपने उस
कि काजेज़ लिखने भी हैं कि नहीं लिखने, क्या उसकी रेमेडीज़ के ऊपर बात करनी भी है कि नहीं। आपने बात किस चीज़ पे करनी है, इसको आपने सोचे समझे बगैर ऐसे ही शुरू कर दिया तो वो आपका ऐसे कभी भी ठीक नहीं होगा। अब एक ऐसे आया प्रीवियस ईयर्स के अंदर CSS के पेपर में, तो उस पर ज़रा बात करते हैं कि उसमें बच्चों ने क्या किया। तो ये ऐसे जब पेपर के अंदर आया, क्लाइमेट चेंज का लफ्ज़ देखा बच्चों ने, उन्होंने जी पूरी लिस्ट में इसको सिलेक्ट किया कि भाई हम इसको सिलेक्ट करके साइंस की बुक जो भी उन्होंने पढ़ी हुई थी क्लाइमेट 8वीं में 9वीं में 10वीं में मैट्रिक FS उन्होंने वो लिख दिया, कॉजेज़ लिखे, उसके इफ़ेक्ट्स लिख दिए और रेमेडीज़ लिख। अब आप मुझे ये बताएं कि एग्ज़ामिनर ने कहाँ पर आपसे ये पूछा हुआ है कि आप कॉजेज़ लिखें, थ्रेट ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड वेज टू काउंटर इट, आपसे उसने कहाँ पर ये कहा है कि आप उसके कॉजेज़ भी बताएं और इफ़ेक्ट्स भी बताएं। तो जब बच्चों ने वो 3-4 सफ़े लिख दिए, 3-4 सफ़े वो लिख कर आ गए, उसके बाद उन्होंने आके बहुत खुशी से बताया कि पेपर तो हमारा बहुत ज़बरदस्त हुआ। तो जब रिज़ल्ट आया तो सारा उनको पासिंग मार्क्स भी नहीं दिए गए। तो ये होती है बात कि आपने स्टेटमेंट पढ़ी नहीं, स्टेटमेंट पढ़े बगैर आपने कैसे वो कर दिया सॉल्व, और आप बहुत कॉन्फिडेंट भी हो गए कि आपका पेपर बहुत ज़बरदस्त है। तो इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं कि इसमें आना क्या था, क्या हमें लिखना चाहिए था और हमने क्या लिखा। तो थ्रेट्स जो है ना इसके क्लाइमेट चेंज के, अगर हम उसके ऊपर बात करें तो टेम्परेचर बढ़ता है, हाँ जी बढ़ता है, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ता है। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसके बाद जो ग्लेशियर्स होंगे हमारे वो मेल्ट होंगे, बिल्कुल होंगे। जब ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाएंगे तो जो हमारे कोस्टल एरियाज़ हैं, कोस्टल एरियाज़ फ्लड करेंगे, बिल्कुल करेंगे। कोस्टल एरियाज़ फ्लड कर जाएंगे, यानी जो हमारे नीचे एरियाज़ हैं, जो डाउन स्ट्रीम में जो एरियाज़ हैं हमारे सिटीज़ हैं वो फ्लड कर जाएंगे। अच्छा, उसके बाद जो है हमारी कंट्री के अंदर जब किसी भी कंट्री के अंदर जब ये क्लाइमेट चेंज होगा, जो इलाके बहुत ज़्यादा जिन पे असरअंदाज होता है, कुछ इसके ज्योग्राफी अगर आप देखें तो उसके अंदर कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे हर वक्त गर्मी रहती है, कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे हर वक्त सर्दी रहती है। तो अगर क्लाइमेट चेंज होगा किसी एक मखसूस इलाके का तो वहाँ के लोग जो होंगे वो माइग्रेट करेंगे। जब माइग्रेट करेंगे तो फूड इनसिक्योरिटी बढ़ेगी। साथ साथ अगर फूड इनसिक्योरिटी में अगर आप ये डालना चाहें कि जब मौसमी तब्दीलियाँ होंगी, जो प्रेडिक्शंस होती हैं महकमा मौसमियात की तरफ से, वो रॉन्ग होंगी, तो हमारी जो बीज बोने का जो सीज़न होता है उसका हमें बिल्कुल नहीं पता चलेगा। फार्मर्स जो होंगे वो हमारे तबाह हो जाएंगे। तो ये जो है ना, मैंने आपसे ये जितने भी अभी आपसे डिस्कस किए ये थ्रेट्स हैं किसके, क्लाइमेट चेंज के। क्लाइमेट चेंज की थ्रेट्स के अगर आप बात करना चाहें तो ये तो बात बढ़ती जाएगी। तो इसी तरीके से जब आप थ्रेट्स के ऊपर बात करते हैं तो ये थ्रेट्स मैं इधर लिख भी देता हूँ। थ्रेट्स, सबसे पहले हमने क्या बात की थी, क्लाइमेट चेंज से ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। ठीक है, जब ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ मेल्ट हो जाएंगे ग्लेशियर्स, कोस्टल एरियाज़ में फ्लड आ जाएगा, फूड इनसिक्योरिटी,
ग्लोबल पीस जो होगा वो हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि लोग जो होंगे वो माइग्रेट करना शुरू हो जाएंगे। तो ये तो अभी तक जो है ना, मैंने आपसे 2-4 थ्रेट्स डिस्कस किए हैं क्लाइमेट चेंज के, ठीक है। जब हमने ये डिस्कस कर लिए तो उसके बाद जो है हमने इनको डिस्कस करने के बाद, एक प्रॉपर कवर करने के बाद, अब देखिए ना आपको ये पूरी एक चेन बनी हुई है। जब सबसे पहले लिखा ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ा, उसके बाद उससे ही जो है वो ग्लेशियर्स हमारे मेल्ट होना शुरू हो गए। तो जब आप इस तरह बना कर लिखेंगे हेडिंग्स के साथ, या इस तरह एक चेन बनाएंगे, पूरा एक रेलिवेंस शो करेंगे, तो एग्ज़ामिनर आपका ऐसे पढ़ेगा और फिर उसको आपको प्रॉपर उसके मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। यूँ नहीं कि आप जी अपनी मर्ज़ी से उसको बस पकड़ें किसी भी टॉपिक को, उसको शुरू हो जाएं, तो ये आपने नहीं करना। जो सारी बातें बताने का मकसद है वो ये है कि आपने अपनी अब जो पुरानी एक अप्रोच थी, ट्रेडिशनल अप्रोच थी, उससे बाहर आना है। अगर आपसे पूछा गया थ्रेट ऑफ क्लाइमेट चेंज, थ्रेट ऑफ क्लाइमेट चेंज पर फोकस करें, क्लाइमेट चेंज के थ्रेट को लिखें, ठीक है। ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, उससे तो और भी बहुत सी नुकसान होंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप थ्रेट में लिख सकते थे, लेकिन जो स्टूडेंट्स ने जब ये अटैम्प्ट किया, इसको आसान समझ गए, तो वो इसमें मार खा गए। तो ये हमने जो है इसकी थ्रेड्स थे, जो इसका फर्स्ट पार्ट था एसे का, उस पर हमने बात की, थ्रेड्स के ऊपर हमने बात की। मैंने आपको बताया कि थ्रेड्स और भी हो सकते हैं। तो अब हम ज़रा ना इसकी रेमेडीज़ जो है, एक सेकंड पोर्शन है वेज टू काउंटर इट, अब उसने रेमेडीज़ खुद पूछा है, तो ज़रा रेमेडीज़ को हम डिस्कस करते हैं कि वो रेमेडीज़ क्या हो सकती हैं। तो जब हम रेमेडीज़ की बात करते हैं कि क्लाइमेट चेंज के लिए हमें क्या रेमेडीज़ अडॉप्ट करनी चाहिए जिससे कि हम क्लाइमेट चेंज को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, आइदर हम जो है डेवलप्ड कंट्रीज से या डेवलपिंग कंट्रीज से, दोनों को बहुत सख्त ज़रूरत है इस चीज़ की। तो क्लाइमेट चेंज तो आपको पता ग्लोबली होता है। तो खैर रेमेडीज़ जो है ना, सबसे पहले इसकी हमें फॉरेस्टेशन करनी चाहिए मेरे ख्याल में, ठीक है। फॉरेस्टेशन कहाँ पे होगी? जहाँ पे फॉरेस्ट नहीं है, बिल्कुल भी जहाँ पे फॉरेस्ट नहीं है, जो कि गवर्नमेंट की ज़मीनें ऐसी पड़ी हैं जो कि बिल्कुल बंजर पड़ी हैं, जो कि किसी काम की नहीं है। शहरों में आप देखें तो बिल्कुल दरख्तों की नामो निशान नहीं नज़र आता। तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि इनिशिएटिव ले, गवर्नमेंट के साथ साथ पब्लिक में भी एक अवेयरनेस होनी चाहिए, अवेयरनेस कैंपेन्स जो हैं उनको रेगुलेट करना चाहिए, जिसकी मदद से फॉरेस्टेशन को यकीनी बनाया जाए, फॉरेस्टेशन को जो है ना इम्पोज करना चाहिए। फॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा जो है हमारी कमी है फॉरेस्टेशन की, हमारे मुल्क में भी और हमारे हमसाया ममालिक में भी। अच्छा, उसके बाद जो है रीफॉरेस्टेशन करनी चाहिए, यानी कि जहाँ पे जंगलात थे तबाह हो रहे हैं, जहाँ पे जंगलात, वहाँ पे हमें दोबारा रीफॉरेस्टेशन करनी चाहिए, ताकि वो जहाँ पे थोड़े बहुत जंगलात मौजूद हैं या मौजूद थे, वहाँ दोबारा से घने जंगलात उगाए जा सकें। उसके अलावा जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको ये चाहिए कि वो इस चीज़ को अश्योर करें कि वर्ल्ड वाइड जो है क्लाइमेट को कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट पॉलिसी मेकिंग की जाए। हमारी डेवलप्ड कंट्रीज़ को चाहिए कि वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनमें भी वो क्लाइमेट चेंज को इंश्योर करने में उनकी मदद कर सकें, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज़ के पास बाज़ औक़ात बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के क्राइसिस होते हैं। तो वो एक बहाना हो जाता है कि वो इस चीज़ को कंट्रोल करने में थोड़े से नाकाम हो रहे हैं। लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको इस बात को समझना चाहिए कि जब क्लाइमेट चेंज होगा किसी भी इलाके का, तो जब हमने थ्रेट्स की बात की थी तो वो थ्रेट्स का सामना उनको भी करना पड़ेगा। तो डेवलप्ड कंट्रीज़ को कंट्रीब्यूट करना चाहिए डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ, ताकि क्लाइमेट चेंज को इम्प्रूव किया जा सके। अच्छा, उसके बाद जो है हमारी रेमेडी ये हो सकती है कि हम रीन्यूएबल रिसोर्सेज की तरफ मूव करें और हम अपने क्लाइमेट को महफूज रख सकें डिफरेंट केमिकल से और गैसेस से और रेडिएशन से। अच्छा जी, तो इसके अलावा हमारे पास क्या रेमेडीज़ हो सकती हैं, ये मुझे आपने बताना है कमेंट में, क्योंकि
इसमें अगर हम रेमेडीज़ की बात करें तो कोई 1 या 2 या 3 या 4 रेमेडीज़ नहीं है, रेमेडीज़ की पूरी लिस्ट है, ठीक है, जिसके ऊपर आप बात कर सकते हैं, खुल के बात कर सकते हैं। और यही वो चीज़ें हैं जो कि आपको ऐसे में कामयाब बनाएंगी। तो ये 2 पोर्शन थे ऐसे के, उसने जो है आपसे डायरेक्ट थ्रेट्स पूछ लिए और फिर उसको थ्रेट्स को ही काउंटर करने के तरीके पूछ लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चीज़ की समझ आई होगी ऐसे को कैसे लिखने हैं। मज़ीद जो है वो मैं वक्त के साथ साथ आपको इसमें ट्रिक्स बताऊँगा कि वो ऐसे करते कैसे। अभी क्योंकि इंट्रोडक्शन था तो उसमें मैंने आपको ये समझाना था कि जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट आप पढ़े बगैर ऐसे नहीं कर सकते। आप ऐसे करके आ जाएँ 3-4 पेजेस का, वो एक्सेप्ट ही नहीं होगा। तो आपने ये देखा कि कैसे हमने स्टेटमेंट को स्लॉटर किया, आपने स्टेटमेंट को डी कोड करना है, डिसाइफर करना है, उसके बाद ही जो है आप उस ऐसे को कर सकेंगे। और मज़ीद जो है ऐसे को करने के लिए आपके पास नॉलेज भी होना चाहिए। तो ये वक्त के साथ साथ अभी मैं आपको बुक्स भी रिकमेंड करूँगा कि आपको कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए जिनसे आपका एक तो नॉलेज की बेस क्रिएट हो सकती है और साथ साथ आपकी जो है वोकैबुलरी में इम्प्रूवमेंट आएगी। तो इसमें ऐसे वाला जो हमारा पोर्शन है इसको आपने इम्पोर्टेंट ही समझना है, इसको आपने बाकी लोगों की तरह अमूमन इग्नोर नहीं करना कि 12 सब्जेक्ट्स हैं तो 12 हो जाएंगे। आल्दो वो बहुत ही ज़रूरी हैं, दैट इज़ आल्सो मस्ट, बट यू हैव नॉट टू इग्नोर the essay portion of this CSS exam. Thank you very much for watching this channel.